Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. RJD leader Tejas Yadav has backed the Left Democratic Front in Kerala elections, expressing confidence to its return to power. He said Kerala stands ahead in health, education, calling it model state. Added that while the INDA alliance united, national parties may contest separately in states. Yadav also stressed that their key agenda is to keep communal forces out of Kerala. देखिए, हम लोगों का गठबंधन जो है एलडीएफ में हुआ है और हम लोग यहाँ चुनाव प्रचार में आए हैं और पूरा भरोसा है कि इस बार एलडीएफ जो है फिर से चुनाव जीतेगी और फिर से सरकार बनाएगी। जिस हिसाब से 10 साल में जो केरला में जो काम हुआ है, हम समझ सकते हैं कि हम तो बिहार से आते हैं, जो सबसे देश का गरीब राज्य है और जहाँ हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें तो सबसे नीचे पायदान पे है। लेकिन वहीं केरला की अगर बात करें तो केरला जो है हेल्थ हो या एजुकेशन हो या तमाम ऑल सेक्टर्स हों, काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है। तो हम लोग तो उदाहरण देते हैं कि भाई केरला जैसा हमारा हेल्थ सेक्टर बने, हमारा एजुकेशन सेक्टर बने। और जिस हिसाब से कोविड के टाइम में भी जो नरेगा गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो हम सब लोगों ने देखा है। डिस्पाइट केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार केरला के साथ किया है, चाहे कोई भी रिलीफ नहीं दिया, कोई पैकेज नहीं दिया। पूरी तरीके से आप देखिएगा जो डिजास्टर जो यहाँ आए या फ्लड्स जो आए उसमें भी कोई मदद नहीं किया। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार पुनः एलडीएफ की सरकार बने। सर, 3 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ यूडीएफ है, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं एलडीएफ के खिलाफ। तो क्या लग रहा है कि आप बिहार में साथ में थे उनके और आज यहाँ पे अलग अलग आप जानते हैं बिहार में तो लेफ्ट भी हमारे साथ है और कांग्रेस भी हमारे साथ है। अगर की जाए तो अगर यूडीएफ की अगर देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं वहां, लेकिन यहाँ वो यूडीएफ में है टीएमसी। तो ठीक है, हमारा एक नेशनल ब्रॉडर एक अलायंस है, इंडिया अलायंस है, लेकिन कुछ स्टेट में हम लोग अलग अलग हैं। यहाँ पर यूडीएफ की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि एलडीएफ और बीजेपी साथ मिले हुए हैं, एक साथ कल्यूड कर चुके हैं चुनाव में पिनराई विजयन और प्रधानमंत्री मोदी। ये दो चीज जोड़ के हर नारे में और भाषण में देखिए, कौन क्या कहता है इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मंशा साफ है, किसी भी हाल में कम्युनल फोर्सेस को केरला में आने नहीं देना। तीसरी बार सरकार जो है, क्या लगता है, उम्मीद है आपको पूरी तरह से कि नहीं, काम के आधार पर है पूरी उम्मीद। Prime Minister Narendra Modi stated that the BJP is taking strong and sincere steps to tackle Assam's long-standing issues of floods and land erosion. He highlighted that projects worth hundreds of crores are already in progress. Almost 18,000 crore has been announced to strengthen protection and mitigation efforts. बीजेपी असम की एक और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ये परेशानी बाढ़ की है, भूमि कटाव की है। अभी इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि बाढ़ और भूमि कटाव से बचाव के लिए 18,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। ये काम दशकों पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। PMK chief Anbumani Ramados criticized the DMK government for gaps in education, healthcare, agriculture and law and order in Tamil Nadu. He promised free education up to class 12, free healthcare, better hospitals and caste-based social justice count and total prohibition, while claiming rising crime and substance abuse in the state. We see a lot of sectors being covered in that manifesto. What is the primary area or some of the key things that you have mentioned in the
See, even though Tamil Nadu is a more progressive state compared to the north, still we have a lot of vacuum in the field of education, in the health sector, in agriculture. So to fulfill this vacuum created by the DMK, our manifesto says that we will give free education till 12th standard to all the students in Tamil Nadu. We will give free health care. And we will upgrade our hospitals, including not only the urban but the rural sector as well. So the investment will be there. I'll give you an example. In the education sector, when ADMK was ruling, the investment of education compared to the GSDP was 1.69%. Today when the DMK is ruling, the investment in education has come down to 1.19% from 1.69% compared to the GSDP. So our aim, even though today's educational budget of the DMK government is 48,000 crores, our announcement that it will be 1,07,000 crores and we will give free education. So based on scientific logic and the need of what is in Tamil Nadu, we have announced all these schemes. Our priority is health, education, agriculture. And today the biggest problem Tamil Nadu is facing is women's safety and children's safety. Every day in Tamil Nadu, 5 people are being murdered every day. In statistics, it's about 4.75. In the last 5 years, more than 8,700 people have been murdered. Out of which, nearly about 1,900 women. Out of which 361 children. Out of which 38 children were brutally murdered, raped and murdered. So this is Tamil Nadu. This was not Tamil Nadu of the early years. This last 5 years, Tamil Nadu has been seeing a rampant scale-up of alcohol and drugs, like not only marijuana, but cocaine, heroin, LSD, fentanyl, whatever you have it in America, you get it here. And the Chief Minister, he had no clue what is happening. He's surrounded by sycophants and business people called as ministers. These ministers are purely businessmen. They just want to plunder Tamil Nadu. And Tamil Nadu has got 4,700 Tasmak shops selling alcohol. When Tamil Nadu government took over, the TMK government took over last, they had a income of about 35,000 crores. Today the income has increased to 55,000 crores in the Tasmak, selling of alcohol. And they have 1,500 so-called clubs selling alcohol. And they have more than 25,000 small shops called Sandukada. That is shops in between two Tasmak shops. There are nearly about 7-8 shops, illegal shops, in between two Tasmak shops. There are 25,000 shops selling same alcohol which has been sold in the Tasmak shops, illegally. The corruption created in this one department is more 1,82,000 crores in Tasmak selling alcohol, selling in Tamil Nadu by this DMK. On the other hand, rampant sale of alcohol and the drugs And one person from the DMK, he is the international DMK secretary, called Ayalaga Selalar. One person called Jafar Sadiq. He had been caught red-handed. He had been selling drugs for the worth of 3,000 crores in Tamil Nadu and around. So this is the state of this. And law and order, women's safety is the number one priority. Number two issue is unemployment. More than 1 crore 30 lakh people, educated people. When I say education, it doesn't mean just a degree. It means from 10th, 12th, dropouts, 12th dropout or college dropout, all that.
they have not jobs like. And the Tamil Nadu DM government, when they formed the government last, they promised that they will give jobs to about 5 lakh government employees and 50 lakh private and all these things. But nothing has happened. Nothing has happened. They just completely destroyed Tamil Nadu. And our manifesto completely clear says that next 5 years we will create 1 crore jobs, both in the private as well as in the government sector. And how much in each sector we are going to create jobs, like in the government, in transport, how much, in teachers, how many teachers are going to recruit, all that we have. And what all our manifesto says that it is doable. It is not like simply just we say that leave a manifesto and go, because in the past our manifesto has been copied by a lot of parties, including mostly by the DMK. And people of Tamil Nadu know it like. So we do a holistic manifesto taking into account social justice, women's safety, farmers, government employees, fishermen, all these issues like. And our manifesto says that the state government will do a social justice count called the caste count. You can call it a caste count, but we are calling it a social justice count. So in that count, 8 crore people of Tamil Nadu will be counted, 2 crore families. Their socio-economic status will be enumerated and schemes will be brought out according to that. So 125-day work will be 150 days like that, 100-day work like the NREG. And we'll bringing in total prohibition of alcohol in Tamil Nadu, as our manifesto says that. And in a phased manner, or so, because we need rehabilitation. Suddenly from day one you do it, then you'll have lots of suicides. Like, so being a doctor, I could empathize with them. Like, so these are some of the issues we have brought up. Like, and definitely we will, our alliance will win with a big margin. Like, we are confident of winning more than 200 seats in the coming years. Congress MP Selja Kumari criticized the commercial LPG gas hike, saying government claims of control were not reflective of reality and questioned pressure from the US and India's energy decisions. देखो, कहने की बातें हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक ये सच्चाई है कि कंट्रोल में ऐसी बात नहीं है। इसके लिए जो इनको पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए दुनिया भर में। उसमें ये क्यों दब रहे हैं अमेरिका से ना दबे। और हमारा यही कहना है कि अपने देश का और देशवासियों का पहले सोचें। अभी डोमेस्टिक का भी आप देखेंगे, वो भी बढ़ा देंगे। अभी तो केवल कमर्शियल बढ़ा है, और जो एयर ट्रैवल आम आदमी के रीच में होना चाहिए था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी फर्क आ जाएगा। और ये जंग का तो पता नहीं कब तक क्या है, कैसे नहीं है, लेकिन अपने देश का पहले सोचें, और दुनिया में दूसरे सोर्सेज को भी हमें अपने देखना चाहिए कि अपने हम रिजर्व्स को कैसे और पूरा करें। DPA Chairman Sushil Kumar Singh announced that the Kandla port achieved a record by handling over 160 million metric tons of cargo in FY 2025 to 2026, the highest among India's major ports, surpassing ministry targets and signaling continued growth. इस साल कांडला पोर्ट ने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 160 मिलियन मेट्रिक टन का जो लेवल है उसको क्रॉस किया है। ये भारत के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उनकी हिस्ट्री में हाईएस्ट है, और ये हम लोगों को दीनदयाल पोर्ट कांडला को लीडरशिप पोजीशन में एस्टैब्लिश करता है। वी हैव नाउ, हम लोग अब नंबर 1 पोजीशन पे फिर से स्थापित हो गए हैं। और जो मंत्रालय का टारगेट था वो करीब 158.6 मिलियन मेट्रिक टन का था। हम लोगों ने मंत्रालय के टारगेट को तो एक्सीड किया है, बट अपना एक नया रिकॉर्ड सेट किया है जो 160 के ऊपर है। अगले साल जो ये नया साल शुरू हुआ है, इसमें हम लोगों ने इससे भी अग्रेसिव टारगेट हम लोग रखेंगे, और इस तरह से ग्रोथ होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। SP-MP Pushpender Saroj alleged that FCRA amendment bill targets minorities and aims to weaken regional parties in linking its timing to the states with significant minority influence in upcoming elections. देखिए, FCRA का जो अमेंडमेंट बिल आज आ रहा है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए आ रहा है, जो केरला और अन्य पोल बाउंड स्टेट्स है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन, माइनॉरिटीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है।
उसको लेकर के आज ये बिल लेकर आया जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि पहले पार्लियामेंट सेशन के ब्रीफिंग में भी नहीं था, अचानक से ये बिल लाया जाए और हमको लग रहा था कि पुलिस फोर्सेस का बिल आएगा, बट दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी पोल बाउंड स्टेट्स। किस तरीके से खास करके रीजनल पार्टीज़ को कमज़ोर किया जाए, कम्युनिटीज़ को कमज़ोर किया जाए, तो उसको लेकर के आज प्रदर्शन था। Shiv Sena UBT MP Anil Desai criticized the LPG price hike, saying that the government's assurances were contradicted by rising domestic and commercial cylinder prices and stressed the need to price control. ये दुर्दैव की बात है कि दुर्भाग्य है कि जिस तरह से गवर्नमेंट बार बार पार्लियामेंट में, हाउस में, दोनों सदनों में कहती रही कि हम इसको नियंत्रित करेंगे, कोई बाधा सामान्य लोगों को नहीं होगी, कॉमन मैन को नहीं होगी। आज कमर्शियल सिलेंडर हो या घर का चूल्हा हो, आज दोनों जगह पर ये देखना, नियंत्रित रखना दामों को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितने लोग घरों में बसते हैं उतनी ही संख्या आज बाहर लोग हैं जो बाहर खाते हैं, बाहर छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, इटरी हाउस में खाते हैं, और उनका पूरा चरित्र और जीवन वहीं से चलता है। आज कमर्शियल दामों में इतनी बढ़ोतरी करने के बाद में आप देख रहे हैं ऐसे ही छोटी छोटी होटलें बंद हो रही है, जहाँ पे इटरी हाउस है, जहाँ पे सामान्य लोग अपना जीना, जहाँ पे दो घास खा लेते हैं, आज उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आपने तो कहा था कि भाई हमने इसमें इजाफा कर दिया है, बढ़ावा कर दिया है, बढ़ोतरी की है, उत्पादन की क्षमता बढ़ाई है। तो ये सब बातें जिस तरह से हो रही है, इसमें एक तो इस पॉलिटिकल ये ना करते हुए एक जिस तरह से भारत को देखा जा रहा है, तो एक आज भारत के प्रधानमंत्री चाहे कहिए या हमारे जो डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स है उसके ज़रा से कि भाई इस युद्ध की समाप्ति किस तरह से हो, किस तरह से लोगों को राहत मिले। पूरे दुनिया में, भारतवर्ष में हो या पूरी दुनिया में, आज बहुत बड़ा चिंता का वातावरण है, और इसमें ये सब अभी जिस तरह से शुरू हो रहा है, कहाँ जाएंगे लोग, किस पे निर्भर रहेंगे। कोविड की जो स्थिति थी वो तो स्वास्थ्य की बात थी, यहाँ पे तो सांस ही लेना मुश्किल हो जाएगा लोगों का पूरा हाउस होल्ड बजट पूरा कोलैप्स हो रहा है। कहाँ जाएंगे लोग, यातायात में लेके घर से बाहर नहीं निकलना। कोई तो कह रहा है कि आज लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, आज अप्रैल फुल की बात करते हैं। इस तरह से मजाकिया भी बातें लोगों ने समझ के छोड़नी चाहिए, गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लाना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए कि भाई किसी तरह से अपने लोगों को यहाँ पे परेशानी ना हो। बड़े लोगों की बात अलग होती है, सामान्य लोग कहाँ पे जाएंगे, गरीब लोगों को, कॉमन मैन के लिए देखना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.